राहुल, कृष्ण, कपिल, रणवीर, सत्यम, जय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं एकदम। और माहौल जैसा चल रहा है आजकल दुर्गा पूजा का, पढ़ाई के साथ साथ आप बाकी काम भी कर रहे होंगे, धार्मिक कार्य, उनके साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रंजन कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही। बेटा क्लास चल रही है, और आप समझ ही गए होंगे बैकग्राउंड देखकर कि क्लास आज में फिर स्टूडियो से ही चल रही है आपकी। रागनी, सुनाया, बताना भाई बाकी बच्चे एक बार क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? क्योंकि दो तीन बच्चे कह रहे हैं कि लाइव नहीं हुई है। रत्ना, विप्लव, आशु, पल्लवी, अजय, बताना भाई एक बार। गुड मॉर्निंग तो ठीक है। प्रशांत भाई गुड मॉर्निंग। मैं अपने मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। यस सर, ठीक है ठीक है, ओके हो गई। चलो आज बेटा हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल लो भाई सभी। लक्ष्मी, रत्ना, प्रशांत, मुजबिर, ऋषि। आज डालेंगे बेटा हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा प्यारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, भाई पूछा कह रहा पीएनजी बेटा कल की डली नहीं, मैंने आप आती पूछा था यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो मैं घर से क्लास लेता हूँ ना, तो मैं भेज देता हूँ वो। देखो आपकी जो पीएनजी है ना ये, तो मुझे तो लग रहा था शायद वो सेव भी नहीं हुई होगी, शायद कल के आपको मिले ना, पर मैं यहाँ पे आया तो ये अंकों सर फिजिक्स मैंने देखा तो एक थोड़ी शांति मिली कि आपकी जो कल वाली जो पीएनजी है वो अवेलेबल है, ये मिल जाएगी आपको ना। वो मैं अभी क्योंकि मेरी सुबह ना यहाँ पे ऑफलाइन में भी क्लास चल रही है आजकल, तो ऑफलाइन क्लास थी मेरी 8 से 9:30 बजे, तो 9:30 बजे मैं ऑफलाइन क्लास ली मैंने, तो फिर 9:45 तक मैं घर पे नहीं जा सकता था, तो मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। तो ये फिर ये मैंने भाई से बोल दिया इसे, ये आपकी पीएनजी डाल देगा, ठीक है। बाकी जब मैं घर से क्लास लेता हूँ अपने स्टूडियो से, तो फिर वहां की तो मैं डेली के डेली भिजवाई देता हूँ, ठीक है। अब वैसे रिफ्रैक्शन क्या है, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन परावर्तन तो हमने पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन में क्या है कि लाइट आई, किसी मिरर पे, दर्पण पे, सरफेस पे टकराई और उसी तरफ आ गई। तो लाइट जिस तरफ से गई है, अगर लाइट उसी तरफ लौट आए, जिधर गई उधर ही लौट आए, तो उस समय क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अरे साउंड की पीडीएफ डलवा दी है मैंने, खुद देखी है, साउंड की पीडीएफ नहीं मिली, पीडीएफ नहीं मिली। वेव नाम से पड़ी है वो, कल ही मैंने खुद चेक किया। तो लाइट जिधर से चली है, अगर लाइट उसी तरफ लौट आए वो तो रिफ्लेक्शन है। लेकिन मान लो लाइट कभी जा रही है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, पारदर्शी माध्यम में, जैसे कि हवा में जा रही है, और लाइट के सामने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ही आ जाए, जैसे पानी या कांच या डायमंड, तो अगर लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना, यह है रिफ्रैक्शन। देखो, लाइट का उसी तरफ लौट आना रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन। सीजीएल 2016 में आया क्वेश्चन ये 10 सितंबर वाले पेपर में, कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस घटना को क्या कहोगे। तो लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, इस घटना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो लिखेंगे यहां पे हम, व्हेन लाइट एंटर्स, व्हेन लाइट व्हेन लाइट एंटर्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, from one medium to another, comma, this event is called a refraction of light. This event is called refraction of light. हिंदी में लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक से दूसरे मीडियम में जाना।
अब हमें समझना है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसके साथ क्या होगा। भाई जब लाइट, आपको पता है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, परावर्तित, तो वहां तो आपको सब कुछ पता ही है कि लाइट जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर आएगी, सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन मीडियम चेंज करते समय क्या होगा, अब इस माहौल को हमें समझना है। ठीक है, अब यहां पर ये बच्चे मान लो कि आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब ये है कि इस तरफ दूसरा मीडियम है, इस तरफ दूसरा। जैसे आपको पता है भाई ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, तो बाउंड्री के एक तरफ दूसरा कंट्री, दूसरी तरफ दूसरा कंट्री। तो ऐसे मान लो यहाँ पे एक मीडियम इधर है, एक मीडियम इधर है, तो ये बाउंड्री है हमारी। और इसके ठीक जो 90 डिग्री के एंगल पे लाइन होती है उसे आप जानते ही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसे हम कहते हैं अभिलंब। ये हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन के टाइम पर। ठीक, अच्छा, दूसरा मतलब फिर से बेटा ये बाउंड्री है और ये क्या है, नॉर्मल। इसे मैं लिखूंगा आगे से एन से, अभिलंब को लिखेंगे हम एन से। अब यहां बड़े ध्यान समझना कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाएगा, इनमें से हम एक मीडियम को कहेंगे बेटा रेरर, विरल माध्यम, एक को हम कहेंगे डेंसर, सघन माध्यम। जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही होगी तो कोई सा एक सघन होगा, डेंस होगा, कोई एक रेरर, विरल कहलाएगा। इसमें वेस्ट बंगाल में बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था इससे कभी। तो अब आप कहेंगे सर विरल किसे कहेंगे और सघन किसे कहेंगे। इसके लिए हम थोड़ी सी जो एग्जैक्ट जो क्लियरिटी है वो तो आएगी आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए मोटा मोटी से मैं एक आइडिया देता हूं आपको, एक रफ आइडिया, कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो जिस मीडियम में लाइट स्लो चले, जिस मीडियम में लाइट धीरे हो जाए, तो वो मीडियम हमारा कहलाएगा, जहां लाइट धीरे चलेगी डेंसर मीडियम, और जहां लाइट भाग भाग के चलेगी वो हमारा कहलाएगा रेरर, विरल माध्यम। तो रेरर जो मीडियम है हमारा, ठीक है, जैसे कि यहां पे कोई भी एक मीडियम को हम बोलेंगे रेरर मीडियम, विरल माध्यम, और एक को हम कहेंगे डेंसर, डेंसर सघन माध्यम। ठीक, तो एक माध्यम हमारा होगा बेटा सघन और एक होगा हमारा विरल, एक रेरर और एक डेंसर। तो मैंने कहा कि आप इस बात को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिस मीडियम में लाइट स्लो चलेगी, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, वो डेंसर कहलाएगा, और जब लाइट तेज भागेगी वो रेरर कहलाएगा, रेरर। ठीक, अब यहां जाओ ऐसी, मान लो कि इस बार पहले मैं लिख रहा हूं डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और दूसरे लिख रहा हूं रेरर, विरल। ये सघन और ये विरल। तो जब भी आप कभी पेपर में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ऐसा लिखा मिलेगा कि लाइट गई रेरर से डेंसर में, या गई डेंसर से रेरर में, लाइट गई विरल से सघन माध्यम में, या सघन से गई विरल में। तो एक मीडियम सघन होगा, एक विरल होगा। तो मैंने कहा कि सघन माध्यम वो होता है जहां लाइट धीरे चलती है, जहां लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और विरल माध्यम वो है रेरर, जहां लाइट की स्पीड ज्यादा। अब आप कहोगे सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट कहां पर तेज चलती है और कहां पर धीरे। जहां तेज चलेगी ठीक है वो रेरर है, विरल माध्यम है, पर पता कैसे चलेगा, उसके लिए हल्का सा आइडिया लो अभी आप फिलहाल के लिए। देखो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। लाइट सबसे तेज भागती है वैक्यूम में, उससे धीरे चलती है एयर में यानी कि गैसों में, उससे धीरे चलती है लिक्विड यानी कि तरल में, और सबसे धीरे चलती है कहां, सॉलिड में। यानी कि लाइट वैक्यूम में सबसे तेज भागती है, फिर हवा में उससे कम स्पीड हो जाती है, लिक्विड में और भी कम, और सॉलिड में बहुत ही कम। तो जहां लाइट धीरे चलती है वो हमारे डेंसर मीडियम, सघन माध्यम कहलाएंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई सॉलिड दिखाई दे तो सॉलिड में लाइट धीरे चलती है तो सॉलिड हमारे लिए एक डेंसर मीडियम हो गया। अगर सॉलिड ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम लिक्विड को डेंसर कह देंगे, लिक्विड भी नहीं तो एयर को। हालांकि एक सटीक जानकारी नहीं है, एक मोटा मोटी आइडिया है कि सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम में है, तो जहां लाइट तेज चलती है तो वो तो विरल माध्यम होता है, उससे धीरे है एयर में, उससे धीरे लिक्विड में, सबसे धीरे है सॉलिड में। तो सॉलिड में लाइट की स्पीड सबसे कम, तो ये सघन माध्यम होंगे सॉलिड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, तो वैक्यूम सबसे ही ज्यादा विरल, सबसे ज्यादा रेरर होगा। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है वो सब आप जानते ही हैं, ये आपको याद भी होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल सी,
तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा दूसरी चीज, लाइट की स्पीड बेटा मैंने वैक्यूम में लिखवाई 3 × 10⁸। लगभग यही स्पीड जो है वो एयर में भी है। एयर में बहुत ही हल्का सा ही फर्क है। वैक्यूम में स्पीड सबसे ज्यादा है 3 × 10⁸, बहुत ही हल्की फुल्की सी कम है एयर में। तो अगर कभी पेपर में एयर में पूछेगा तो भी आपको यही बताना है, क्योंकि बहुत ही कम फर्क है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸। एयर में भी लगभग कितनी है, 3 × 10⁸। ठीक, लिक्विड और सॉलिड का हम जिक्र करेंगे आगे। तो अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास में दो मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट धीरे चलेगी, स्लो पड़ जाएगी, वो डेंस मीडियम कहलाएगा। जहां लाइट भाग भाग के चलेगी वो रेरर विरल माध्यम कहलाएगा। तो विरल माध्यम में लाइट तेज चलती है, जैसे कि वैक्यूम में और एयर में। और डेंसर मीडियम जो है लिक्विड या सॉलिड, उनमें लाइट धीरे चलती है, वो हमारे कहलाते हैं डेंसर। बाकी मैंने कहा कि रेरर और डेंसर को एग्जैक्ट पता करने के लिए कौन मीडियम सघन है कौन विरल है, उसके हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के। आई होप कि आपको हल्का मोटे मोटी सी आइडिया हो गया होगा। इतना आइडिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले बताओ मुझे कि दो मीडियम में से हम डेंसर मीडियम उसे कह रहे हैं जहां लाइट धीरे चले, रेरर उसे कहेंगे जहां लाइट फास्ट भागे। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? शांत कह रहे हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, वीओडी में जितने क्लास है उतने ही लाइव भी प्रोवाइड कराई जाएगी या उससे ज्यादा? उसके आसपास देखो, अब मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं, टॉपिक तो सेम ही है जो मैंने पिछले साइंस स्पेशल में पढ़ाया, वही उतने टॉपिक आपको भी पढ़ाऊंगा। पर वही होता है कि कोई चैप्टर मान लो कि किसी क्लास में 6 लेक्चर में हो गया, तो किसी में 5 में भी हो जाता है, किसी में 8 में भी हो जाता है। तो जितना आपने वीओडी में क्लास ली है उसके आसपास के ही नंबरिंग होंगी, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। मान लो वीओडी में 65 क्लास हैं, तो हो सकता है कि आपकी क्लास 60-62 में खत्म हो जाए या 70 में खत्म हो जाए, लेकिन 2-4 क्लास का ऊपर नीचे हो सकता है। क्योंकि क्लास टू क्लास, किसी क्लास में बच्चे मान लो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में ज्यादा डाउट आ गया, या किसी क्लास में लेक्चर जो है सारे के सारे 1 घंटे के आसपास ही हैं, किसी में कोई 1.25 घंटे के आसपास के ज्यादा हैं, तो रहेंगे उसके आसपास की। ठीक है, अब देखो ये बच्चे यहां पर लाइट चली रेरर मीडियम में, विरल माध्यम में। ठीक, और आपको पता है कि जो लाइट आके टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन पढ़ते समय। और जो जो आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल से जिस एंगल पर आएगी उसे हम क्या कहते हैं, आई। अब यहां से माहौल समझना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो बेटा लाइट सीधी रेखा में चलती तो है, लेकिन लाइट सीधी रेखा में केवल तभी तक चलेगी जब तक वो एक ही मीडियम में चल रही हो। लाइट केवल हवा में है, सीधी चलते हुए दिखेगी, केवल पानी में है, सीधी चलते हुए दिखेगी, लेकिन यहां तो लाइट मीडियम बदलने वाली है। तो जब लाइट जाती है रेरर से डेंसर, सघन माध्यम में, सघन माध्यम यानी कि जहां लाइट की स्पीड कम हो जाए, तो डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो सघन माध्यम जो है वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, जहां लाइट स्लो चलेगी, भीड़ भाड़ वाला, काफी यहाँ पे ट्रैफिक समझ लो इस एरिया में। तो लाइट क्या करेगी, डेंसर मीडियम में थोड़ा बच बच के चलेगी, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है डेंस यानी कि भीड़ भाड़ वाला। तो जब लाइट जाती है रेरर से डेंसर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो लाइट नॉर्मल अभिलंब की तरफ को बैंड हो जाएगी। और ये एंगल क्या होगा हमारा, आर। और जो रे गई इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ, ये बच्चे यहां पे लाइट जा रही है सघन से विरल में, डेंसर से रेरर में। अब यहां पे लाइट जा रही है बेटा डेंसर में, ये इंसिडेंट रे आपकी किस एंगल पे जाएगी, आई पे। अब यहां बड़े ध्यान समझना, अब लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, सघन से विरल माध्यम। रेरर विरल माध्यम क्या होता है, खुला मैदान, जब लाइट भाग भाग के चले। जब लाइट जाएगी बच्चे डेंसर से रेरर में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण। और ये जिस एंगल पे जाएगी वो होगा हमारा आर। और बड़े ध्यान समझना, ये जो हमने एंगल आर लिया है ना, ये नॉर्मल से लिया है, इस वाले को आर मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में से आर लिख देते हैं, नंबर कट जाते हैं उनके। तो हमारा ये है आर। ठीक, हाँ भाई ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा, रेलवे ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है ये, पीडीएफ से बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे इससे हम। उसने कहा कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई और नॉर्मल अभिलंब से दूर हट गई। अगर लाइट मीडियम चेंज करते समय
अगर नॉर्मल से अभिलंब से दूर हट जाए तो बताओ लाइट कहां से कहां गई होगी? रेरर से डेंसर गई होगी या डेंसर से रेरर? सघन से विरल गई है कि विरल से सघन माध्यम में गई है? अगर लाइट मीडियम चेंज करते समय नॉर्मल अभिलंब से दूर हट रही है तो बताओ। ये सामने डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। लाइट मीडियम चेंज करते समय अगर नॉर्मल से दूर हट रही है तो कहां से कहां जा रही होगी? मुझे बोल राहुल, शांत, रणवीर, प्रशांत, सब करो क्वेश्चन। ये लाइट मीडियम चेंज करते समय अगर नॉर्मल से दूर हटे तो लाइट कहां से कहां जा रही होगी? जय का गलत, शुरुआत वाला आंसर इतना गंदा आया। ऋषि, सनाया, रणवीर, कपिल, विप्लव, लक्ष्मी ठीक है। बहुत सारे बच्चे डेंसर की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। डेंसर की स्पेलिंग बेटा यहाँ पे लिखा है DENSER, डेंसर। सी नहीं आता इसमें, एस आता है डेंसर में। सबका ठीक है। देखो, जब बेटा लाइट डेंसर से जाएगी रेरर में, सघन माध्यम से जाएगी विरल में, तभी तो दूर हटेगी। तो इसका आंसर आपको क्या बताना था? डेंसर से रेरर बताना था। जय, पूरी क्लास में तुम्हारा गलत है, बाकी रवि, राहुल, सब कुमार सबका ठीक है। तो जब लाइट जाती है डेंसर से रेरर में तभी दूर हटेगी। दूसरी चीज, अब आते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन शायद ही कोई पेपर ऐसा बचा है जिसमें नहीं आया हो। अब ये बिहार एसआई में भी आया था अभी 1 साल पहले। इसके अलावा ये NDA, CDS, यूपी TGT, PGT, रेलवे ग्रुप डी, सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, जैसे हवा से पानी में जा रही है या पानी से कांच में जा रही है, कांच से डायमंड में जा रही है, तो लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अभी तो पानी में घूम रही थी लाइट, अब कांच के अंदर घुस गई। तो लेकिन लाइट के मीडियम चेंज करने के बावजूद भी लाइट का एक दो गुण ऐसा है, लाइट की एक दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो नहीं बदलती। तो पेपर में पूछता है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर लेती है तो उसके बावजूद भी उसका कौन सा गुण, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, ये आपको बताना है। लाइट के मीडियम चेंज करने के बावजूद भी उसका कौन सा गुण नहीं बदलता। कृष्णा टाइम से आया करो बेटा क्लास में। कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको याद करना जो भी आज क्लास में आ गया। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कोमा, इट्स क्या नहीं बदलेगा। बहुत बढ़िया लिखा, क्या बात है, सबका ठीक है। रणवीर, ऋषि, आशु, विनीत भाई तुमने गलत कर दिया। स्पीड तो बेटा सबसे पहले बदलेगी, यहां पे समझना तू। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो एक मीडियम को कह रहा है सघन, डेंसर, तो डेंसर मीडियम में तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, रेरर में स्पीड होती है ज्यादा। तो लाइट जब मीडियम चेंज करेगी बेटा सबसे भाग दौड़कर सबसे फास्ट, पता क्या भागेगा? सबसे पहले तो उसकी स्पीड ही बदलेगी। एक बच्चा कह रहा है अरे भैया I इजकल टू आर, बेटा यहां देखना, जब लाइट नजदीक आएगी तो R की वैल्यू I से छोटी होगी, यहां लाइट दूर हटी तो R की वैल्यू I से बड़ी है। I इजकल टू आर केवल रिफ्लेक्शन परावर्तन में मैंने कहा था कि हमेशा बराबर होंगे। रिफ्रैक्शन में इस वाले केस में R बड़ा है, इस वाले केस में R छोटा है। जो बाकी बच्चे लिख रहे हैं कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसका कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब बटन दबाना, लाल रंग की लाइट निकल रही है, पानी की बाल्टी के अंदर देखना लाल ही दिखेगी, कांच के अंदर देखना लाल ही दिखाई देगी। तो लाइट जब मीडियम चेंज करती है उसका कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते। बाकी कुछ भी लिखा आ जाए पेपर में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। चाहे उसकी स्पीड की बात करे, चाहे उसकी वेवलेंथ की बात करे, चाहे एंगल की बात करे, सब कुछ बदलेगा। तो लिखेंगे व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कोमा, इट्स कलर, पेपर में जनरली फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन रहता है, इट्स कलर एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। इट्स कलर एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये।
अच्छा, अभी मैंने एक चीज आपको यहाँ बताई थी कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड यही है। अगर आप सबसे पूछ ले कि सबसे तेज कौन भागता है इस यूनिवर्स में, लाइट भागती है, साउंड भागता है, रॉकेट भागते हैं, या आपसे बोले राफेल विमान भागता है, तो आप कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम संभव चाल है, उससे तेज कोई नहीं भाग सकता। साउंड चैप्टर भी हम पढ़ के आए, साउंड की आपने स्पीड देखी, हवा में लगभग होती है 340 मीटर पर सेकंड, यानी साउंड आवाज जो है वो 1 सेकंड में 340 मीटर के आसपास भाग सकता है। जबकि लाइट जो है ना, अगर मैं इसे किलोमीटर में बदल लूं तो 10⁵ आएगा यहाँ पे, तो 10⁵ होता है लाख, यानी कि लाइट तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग सकती है, और साउंड 1 सेकंड में केवल 340 मीटर ही भाग रहा है। दूसरा जो राफेल विमान है, ये सब मिसाइलें हैं सुपरसोनिक, ये साउंड से तेज चलती हैं, लाइट से तेज नहीं चलती। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is maximum possible speed, comma nothing can move faster than light। हिंदी में लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। ठीक है, इससे पहले मैंने हिंदी में बोला था कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि लाइट की जो स्पीड है ये सबसे पहली बार किसने मेजर की, उसका नाम पूछता है। रेलवे ग्रुप डी में तो ईयर भी पूछ लिया था, सन भी, कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किस सन में ज्ञात की गई, तो बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहली बार किसने मेजर की। अगर किसी बच्चे को पता है तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट was first measured by ओली रोमर। नाम क्या बेटा इसका? ओली रोमर, इन 1676। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम, यस रणवीर बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने 1676 में ज्ञात की। ये सन भी याद कर लेना भाई, ऐसे बदतमीजी वाले क्वेश्चन वाला कि आने तो नहीं चाहिए ये ईयर वगैरह वाले, कोई हिस्ट्री क्लास थोड़े ना ये, लेकिन पूछ लेता है पेपर में, क्या करें अब। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने 1676 में ज्ञात की है। ठीक, अब यहां पर जो बच्चे आई है और जो आर है इनके नाम भी लिख लेते हैं हम। आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ये तो हमें पता ही है पहले से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, और आर का मतलब है यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। तो अभी तक हमने क्लास में दो बातें समझी। एक तो लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन, लाइट का मीडियम चेंज करना। दूसरा हमने पढ़ा कि लाइट मीडियम चेंज करेगी तो उसका कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। और एक छोटी मोटी से हमने बात क्या याद करी कि लाइट जब मीडियम बदल रही है, कलर फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदल रहे हैं, बाकी सब कुछ तो बदल जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा लाइट जो है सबसे तेज कहां चलती है? वैक्यूम में, और सबसे धीरे कहां चलती है? सॉलिड में, ठोसों में। यानी कि साउंड का ठीक उल्टा है। जब ने साउंड पढ़ा था ध्वनि, इसे ठीक पहला वाला चैप्टर, तो साउंड चलता था सॉलिड में तेज, जैसे कि स्टील में, एल्युमिनियम में,
उसके बाद चलता था लिक्विड में, जैसे कि पानी में 1500 के आसपास स्पीड थी और फिर गैस में 340 के आसपास। तो पेपर में साउंड की स्पीड पूछ रहा है कि लाइट की, बड़े ध्यान से देखना, कई बार बच्चा जल्दीबाजी में गलत कर देता है, पूछता है लाइट की स्पीड, टिक लगा देता है स्टील पे, पूछता है साउंड की स्पीड, टिक लगा देता है वैक्यूम पे। तो साउंड की स्पीड में सॉलिड बताएंगे और लाइट की स्पीड में क्या बताएंगे, वैक्यूम। अब यहां पे आ जाओ। अब मैं आपसे कह रहा था कि एक मीडियम सघन, एक मीडियम विरल। अभी हमें क्लियरिटी नहीं आई कि अगर मेरे पास दो मीडियम हो, उनमें से डेंसर किसे कहूंगा, रेरर किसे। हालांकि हमने कभी एक हल्का सा याद रखा था कि डेंसर मीडियम में लाइट धीरे चलती है, रेरर में चलती है फास्ट। अब अगर आपको पता करना है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेरर, तो उसके लिए बेटा सबसे बढ़िया तरीका होता है, अब मैं आपको 5-7 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक लिखवाऊंगा 5-4 मीडियम के। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से फायदा होगा आपको। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और एक का है 8, तो जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ज्यादा बताऊंगा, यानी कि वो मीडियम ज्यादा डेंसर, ज्यादा सघन कहलाएगा। तो आपको कंपेयर करना बड़ा आसान रहेगा कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी कि वो डेंसर, सघन, और जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कम वो रेरर मीडियम। तो हम यहां पर हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। आगे से हम शॉर्टकट में से रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और सिंबल इसके बेटा हम यूज करेंगे एन। कुछ किताबों में एक सिंबल और यूज करते हैं, उसका नाम होता है म्यू। या तो म्यू यूज कर लो आप, या एन कर लो। मैं क्लास में एन करूंगा क्योंकि एन थोड़ा सा सिंपल है, आर्ट और कॉमर्स वालों को भी इजीली समझ में आ जाएगा। देखो तो बच्चे, जो वैक्यूम है, वैक्यूम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। एयर का होता है 1.0003। ये पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में आया था कि एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और उन्हें एग्जैक्ट पूछा था, ऐसे ऑप्शन दिए थे उन्होंने पेपर में, एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.03, 1.003, 1.00003, 1.00003। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि एयर में 3 आ रहा है, तो 3 से पहले 3 ही जीरो हैं, तो यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। लेकिन जब ये एसएससी में आया तो उसमें क्वेश्चन ये आया कि वायु का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बताइए लगभग कितना होता है। तो जब उन्होंने लगभग पूछा तो वहां पे 1 लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, तीसरा, अगर हम बात करें किसकी, आइस की, बर्फ की, तो आइस का होता है 1.3, वाटर का होता है 4/3 यानी कि 1.33। अब आप समझ रहे हो। अब ये आइस और वाटर में अगर आप देखें तो हम कंफ्यूज हो सकते थे एग्जाम में, भाई बर्फ तो सॉलिड है, और हमें ये लग सकता था कि यार बर्फ तो सॉलिड है तो इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता होगा, नहीं, इसका पानी से कम है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर मैं ऐसे याद रख लूंगा कि आइस हल्की होती है, आइस की डेंसिटी कम है, आइस हल्की है, पानी के ऊपर तैरती है, तो इसलिए आइस का कम होगा। ये भी आपका फेल हो जाएगा अगले वाले पॉइंट से। अगर बेटा हम बात करें केरोसिन की, केरोसिन का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.41। अगर हम बड़े ध्यान से समझे बात को, तो केरोसिन तो पानी से हल्की है, केरोसिन भी पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन केरोसिन का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा आ रहा है, यानी कि केरोसिन ज्यादा डेंसर मीडियम है, केरोसिन में लाइट स्लो चलेगी। तो अगर आपको कभी पता करना हो कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, कौन सा ऑप्टिकली रेरर है, कौन प्रकाशिक सघन है, कौन प्रकाशिक विरल है, तो जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर, वो मीडियम प्रकाशिक ज्यादा सघन, उसमें लाइट धीरे चलेगी। जैसे जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते रहेंगे, मीडियम डेंसर होता रहेगा और लाइट की स्पीड कम होती रहेगी उसके अंदर। अगर बेटा हम बात करें कांच की, देखो अलग अलग टाइप के कांच जो होते हैं ना, उनका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग, लेकिन न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का 1.5, यानी कि 3/2 ग्लास का न्यूमेरिकल में। ये वो फिर पेपर में अपने आप से दे देगा कि कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है कि 1.52 है, जो भी है। लेकिन अगर नहीं देगा तो 1.5 लेके चलेंगे, ठीक है। एक बेटा होता है ग्लिसरीन, इसका भी 1.5 होता है, एक लिक्विड होता है ग्लिसरीन, इसका भी 1.5।
एक याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में आया था ये भी। 2.42 ये होता है डायमंड का, हीरे का। सिलिकॉन का 3.9 और जर्मेनियम का 4। बस इतने से आपको काम चल जाएगा, इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो वाटर का आपको याद करना ही है 4/3 यानी कि 1.33। एक आपको एयर का याद होना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डायमंड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कांच का, वैक्यूम को तो आसान नहीं करना, और एक केरोसिन। इनके तो आपको चाहिए। सिलिकॉन जर्मेनियम के चाहो तो आप एक बार को याद कर भी सकते हैं, नहीं भी। ये 5-7 मैंने आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे, आप अगर आप सारे याद कर लेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। और आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो वैक्यूम से ज्यादा डेंस कौन है? एयर। एयर से ज्यादा डेंस कौन है? बर्फ। बर्फ से ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है? वाटर। ठीक है, ये बच्चे मैं सारी बात कर रहा हूं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, प्रकाशिक सघन माध्यम की। कोई वस्तु हल्की है, तैर रही है, वहां पे हम बात करते हैं मास डेंसिटी की। जैसे कि जो आइस है ना, इसकी मास डेंसिटी कम है, यानी कि हल्का है पानी की अपेक्षा, तो तैर रहा है। केरोसिन भी हल्की है पानी की अपेक्षा, इसलिए तैरती है। तो तैरने वाला अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि कहाँ लाइट तेज चलेगी, कहाँ धीरे चलेगी। तो लाइट कहाँ तेज चलती है, कहाँ धीरे चलती है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें धीरे चलेगी, जिसका कम उसमें तेज चलेगी। तो यहाँ पे केवल ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर की बात की जा रही है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल ये बताने के लिए आपको कि कहाँ लाइट धीरे चलती है और कहाँ तेज। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे धीरे चलेगी, और जिसका कम है वहां पे फास्ट चलेगी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि लाइट की जो स्पीड है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड धीरे चलती है। अब मैं आपसे वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जो डायमंड है, हीरा, ये एक रेयर मीडियम है कि डेंसर? ये विरल माध्यम है कि सघन? ये बताओ। डायमंड डायमंड को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? बताओ। रत्ना ने बड़ा अच्छा लिखा, बहुत सुंदर आंसर लिखा इन्होंने, जो मैं चाह रहा था। रणवीर मुजबिर दोनों गलत है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि डायमंड जो है रवि, वो सघन माध्यम है कि विरल? डेंसर है कि रेरर? तो जितने बच्चे लिख रहे हैं डेंसर या रेरर, दोनों का गलत है। आप कहेंगे सर हम बता ही नहीं सकते कि आपने कहा कि डायमंड जो है डेंसर है कि रेरर। कोई मीडियम डेंसर या रेरर होता है किसी के कंपैरिजन में? तो आप ये तो बताओ डायमंड का आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? अगर आप डायमंड को कंपेयर कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से, तो डायमंड एक रेरर विरल माध्यम कहलाएगा। जैसे सनाया ने बड़ा अच्छा लिखा है कंपेयर करके। और डायमंड का अगर आप कंपेयर करेंगे कांच से, ग्लिसरीन से, पानी से, हवा से, तो डेंसर हो जाएगा। देखो किसी भी मीडियम को आप डेंसर या रेरर नहीं कह सकते कि उसके ऊपर ठप्पा लगा दो कि डेंसर है या रेरर है। ये आप ये बोलेंगे कि ये मीडियम सघन है इसके कंपैरिजन में, ये मीडियम रेरर है, विरल है इसके कंपैरिजन में। ये ऐसा समझो कि आप किसी आदमी को ये नहीं कह सकते कि अमीर है या गरीब है, वो कंपेरेटिवली चलता है। मान लो हमारी गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास स्कूटी भी है, एक इसके पास मारुति 800 भी है, तो हमें लग सकता है कि अरे बड़ा अमीर आदमी है, गाड़ी भी है और इसके पास स्कूटी भी है। लेकिन हमारे जो शहर के अंदर जो मिनिस्टर होगा वो डेली फॉर्चुनर में घूम रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कोठी है उसकी 500 गज में, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं, हो गरीब हो गया, उससे बात भी नहीं करेगा वो स्कूटी वाले से। अब यही जो मिनिस्टर है, अगर ये मान लो कि कहाँ पहुंच जाए, किससे कंपेयर कर रहे हैं? अंबानी अडानी से। अंबानी अडानी कहेंगे अपने घर रहना, होगा अपने शहर का एमपी, तो उसे भाव भी नहीं देंगे वो। तो कंपेरेटिवली चलती है कि कोई व्यक्ति गरीब है अमीर, आप अपने से कंपैरिजन करके बताते हो, किसी और से कंपैरिजन करके। तो ऐसे कोई मीडियम डेंसर या रेरर अगर आपसे कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपेरेटिवली बताया जाएगा कि कांच जो है वो केरोसिन के मुकाबले में सघन है, लेकिन कांच जो है डायमंड के मुकाबले में रेरर मीडियम है। अब देखो वेस्ट बंगाल में क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा
उन्होंने 4 ऑप्शन दिया हमें, जैसे एक दिया केरोसिन, एक दिया उन्होंने हमें वाटर, एक दिया डायमंड और एक दिया ग्लास। उन्होंने कहा कि इन चारों मीडियम में लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस मीडियम में होगी, इन चारों में से लाइट सबसे तेज कहां भागेगी, ये आपको बताना है। इन चारों मीडियम में लाइट सबसे तेज कहां भागेगी आपको बताना है। बताओ। रंजन, कृष्णा, सत्यम, राहुल, सनाया, लक्ष्मी, प्रशांत, सबका ठीक है भाई सर। एक रवि ने गलत कर दिया, वरना 100% माहौल सही चल रहा था। मुजीबिर कौर गलत है। बेटा आपसे मैंने पूछा क्या है कि इन सब में रत्ना, शंकर सबका ठीक एकदम, आलोक, पल्लवी, आशु, मैंने कि इन सब में लाइट की स्पीड ज्यादा कहाँ है। अभी आपको बताया कि लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत क्रमानुपाती है। यानी जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें लाइट धीरे चलेगी और जिसका कम है उसमें तेज चलेगी। अगर आप यहां बड़े ध्यान से देखें, इन चारों में आपको साफ साफ दिख रहा है कि केरोसिन का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.41, वाटर का है 1.33, डायमंड का होता है 2.42, ग्लास का होता है 1.5। तो इन सब में सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। अगर वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है तो आपको पता है कि इसमें स्पीड कैसी आएगी, ज्यादा, क्योंकि स्पीड और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कर्मानुपाती। इन सब में सबसे कम स्पीड लाइट की, सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की वाटर में है, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, अगर ऐसे समझ लो, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, कि स्पीड जो होती है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन चारों में सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है पानी का, तो पानी में लाइट की स्पीड कैसी होगी, सबसे ज्यादा, तो इसमें लाइट सबसे फास्ट चलेगी। इन चारों में अगर हम कंपेयर करेंगे, चारों में सबसे स्लो लाइट कहां चलेगी, डायमंड में। डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इनमें लाइट की स्पीड स्लो होगी। ये वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन था पेपर का। आ रही बात समझ में। अच्छा दूसरी चीज, अब ये जो हमने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखे, इनका केवल एक काम नहीं है कि ये बताना कि मीडियम कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है। एक काम क्या है कि डेंसर रेयर बता दिए तो ये भी पता चल गया कि जो डेंसर होगा उसमें लाइट धीरे चलेगी, जो रेयर होगा उसमें तेज भागेगी। जैसे भी हमने एक एग्जांपल लिया था वाटर, केरोसिन, ग्लास का और डायमंड का, तो चारों में सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर का था, तो वाटर में लाइट तेज भाग रही थी। एक और बढ़िया काम आप ध्यान से समझना, यहाँ पे जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है इसका हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे, जैसे मैंने अभी ऐसा समझो आप कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸। मैंने कहा कि एयर में भी लगभग इतनी है, हवा में भी 3 × 10⁸। लेकिन रेलवे ग्रुप डी सीडीएस की तरह अगर पेपर में क्वेश्चन ही आ जाए कि पानी में लाइट की स्पीड बताओ, डायमंड में लाइट की स्पीड बताओ, कांच में स्पीड बताओ, तो कैसे बताएंगे भाई। वैक्यूम में तो सबको पता है 3 × 10⁸, लेकिन वैक्यूम के अलावा अगर किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड अगर आपसे पूछ ली जाए तो भी आप चुटकियों में बता देंगे। कैसे कहेंगे, डालेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि वैक्यूम के अलावा किसी और माध्यम में अगर प्रकाश की चाल चाहिए तो कैसे निकालेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चे किसी मीडियम में लाइट की स्पीड को हम लिखते हैं v से, वैक्यूम में लाइट की स्पीड c से लिखते हैं और मीडियम में लिखते हैं v से। तो किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड चाहिए बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए, आपका मैथ ठीक होना चाहिए, बस भाग करना, डिवाइड करना अगर आता है तो निकाल लोगे। देखो किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी है तो क्या करना है कि लाइट की स्पीड जितनी वैक्यूम में है, जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड को लिखते हैं हम c से, तो जो भी लाइट की स्पीड वैक्यूम में है उसे आप डिवाइड कर देंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से। कौन से वाले रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से, जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड चाहिए उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। मान लो आपको लाइट की स्पीड चाहिए पानी में, तो पानी के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो सी की वैल्यू को।
आपको चाहिए लाइट की स्पीड किस में, डायमंड में, तो डायमंड के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जल में प्रकाश की चाल बताइए। तो बताओ, आपको वाटर में लाइट की स्पीड बतानी है। इस फॉर्मूले की हेल्प से बताओ कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। करो। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में आपको पता है, लेकिन लाइट की स्पीड आपसे उसने वाटर में पूछी है। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड पूछे उसमें आप निकाल सकते हैं। बस उस मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो सी की वैल्यू को। कपिल का एक बढ़िया सुंदर आंसर आया हमारे पास में। श्रेया का भी बिल्कुल ठीक है एकदम। अनुकीर्ति, अंकित, मीनू, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, सारे बच्चे आज बड़े पूरे जोश में आए हो तुम्हें। सही सही आंसर आ रहा तुम्हारा आज। प्रशांत, तुमने गलत कह दिया, कहते ही गलत कर दिया एक बच्चे ने। रत्ना का ठीक है एकदम। बेटा आपको लाइट की स्पीड कहाँ निकालनी है, वाटर में। तो मैंने कहा था किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी है, क्या करना है, सी को उस मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो। तो आपको लाइट की स्पीड निकालनी है वाटर में, तो वाटर की रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ और वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। 1.33 मत लिखना, क्योंकि 1.33 से ना कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो 4/3 से कैलकुलेशन करना आसान है। अब ये बेटा आपका 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 4 से 9 को काटेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में कई कई जगह आया है क्वेश्चन ये कि लाइट की स्पीड आपसे कहां से पूछ ली, वैक्यूम के अलावा कहीं और। अच्छा, एक बात आपको मैंने बताई थी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸। आपने निकाली पानी में तो आई 2.25 × 10⁸, यानी कि कम आ रही है ना, रही वैक्यूम से कम आ रही है। तो वैक्यूम से कम ही आएगी किसी और मीडियम में। कभी आप सोल्व करो, जैसे प्रशांत ने लिखा 4 × 10⁸। इन्हें लिखते ही पता होना चाहिए था कि मैं गलत टाइप कर रहा हूं, तो लिखने से बचना चाहिए था इसे। भाई इन्हें पता होना चाहिए कि वैक्यूम में लाइट सबसे तेज भागती है, और वैक्यूम में भी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸। तो वैक्यूम से ज्यादा पानी में हो ही नहीं सकती। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड तो वैक्यूम से कम ही होगी। तो 3 × 10⁸ से बड़ा आंसर आ रहा तो ठीक हो ही नहीं सकता वो। चलो एक अगला क्वेश्चन करो, एक बताना। फाइंड 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 स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड if refractive index of diamond is 2.4। पेपर में डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा 2.4। उसने कहा हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 हो। हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 हो। बताओ, इस बार तो सही कर देना सब। जो एक दो बच्चों ने पिछली बार गलत किया था वो ठीक करेंगे इस बार। और याद रखना, हीरे में आप प्रकाश की चाल निकाल रहे हैं तो वैल्यू 3 × 10⁸ से छोटी ही दिखनी चाहिए। रागनी करो बेटा, पिछली बार सी की वैल्यू पुट नहीं की थी तुमने।
ऋषि, रवि, रणवीर, सनाया, प्रशांत, आलोक, सारे ट्राई करो। हम्म कुछ आंसर हमारे पास आने लगे हैं। सत्यम भाई थोड़ा ठीक करो। ऋषि, प्रशांत, कपिल, लक्ष्मी, रणवीर, सनाया, रवि भाई 12.5 गुणा 10 की पावर 10, इतना गंदा आंसर। यहाँ देखो, आपको बेटा मैंने कहा किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है, बच्चों का काम है। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, v इजकल टू सी बाई एन। तो लाइट की स्पीड निकालनी है डायमंड में, तो डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो 3 गुणा 10 की पावर 8, डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा 2.4। तो सोल्व करेंगे से ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगी। 3 अठे 24, दो जो काट, 2 पंजे 10, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 के 5, 1.25 गुणा 10 की पावर 8 आएगा। 1.25 गुणा 10 की पावर 5, यानी कि लाइट की स्पीड वाटर में है 2.25 और डायमंड में है 1.25। ये आपको दिख गया होगा कि लाइट की स्पीड डायमंड में कम आई। क्यों आई? क्योंकि डायमंड ज्यादा डेंसर मीडियम है, डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए डायमंड में स्पीड कम आई। अगर हम पानी में और डायमंड में कंपेयर करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि डायमंड में तो स्पीड 1.25 ही है और यहाँ पे 2.25। तो जैसे जैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वैसे वैसे स्पीड कम होती चली जाएगी, क्योंकि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर स्पीड होगी कम, क्योंकि सी की वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट है ये तो, 3 गुणा 10 की पावर 8। तो जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड कम आएगी। अच्छा यहीं से ही आप अगर आप चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, v इजकल टू सी बाई एन, यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूं तो n क्या हो जाएगा, c बाई वी। तो ये हरियाणा में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा था उन्होंने रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का, कि एब्सोलूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछ लिया हरियाणा में उन्होंने, और ऑप्शन ये दे दिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है। एक दे दिया c प्लस वी, एक दे दिया n इजकल टू सी इंटू वी, एक ऑप्शन दे दिया n इजकल टू सी माइनस वी, और एक दे दिया n इजकल टू सी बाई वी। तो आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला सही है। तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c बाई एन, तो n क्या हो जाएगा, c बाई वी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे, तो आप कहेंगे सर आंसर इसका साफ साफ दिख रहा है हमें कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का आंसर फॉर्मूला क्या है, डी ऑप्शन। ठीक, तो n जो हमने यहां पे लिखा n इजकल टू सी बाई वी, यहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एब्सोलूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, प्रकाश की चाल निर्वात में अपॉन प्रकाश की चाल माध्यम में। ठीक है, एन इजकल टू सी बाई वी। अच्छा अगला बात है थोड़ा एसएससी टाइप के क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एब्सोलूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट, इसका मात्रक किलोग्राम है, केल्विन है, सेंटीमीटर है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, डेसिबल है, क्या है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की यूनिट, क्या लगता है आपको। रणवीर, रत्ना, रागिनी लाइन से बिल्कुल ठीक आंसर देते हुए। हम्म राहुल, रागिनी, लक्ष्मी सबका ठीक है एकदम।
भैया रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से कोई यूनिट है ही नहीं, मैंने लिखी है यहाँ पे देखना, मैंने लिखा एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.0003। तो मैंने क्या यहाँ पर कहीं पर भी लिखा है क्या, इसके आगे लिखा मैंने किलोग्राम? नहीं। आइस का 1.31 आगे मैंने कुछ लिखा? नहीं। वाटर का 1.33? नहीं। तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। और वो यूनिट क्यों नहीं है वो आपको इस फॉर्मूले से दिख रही होगी। भाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में अपॉन लाइट की स्पीड मीडियम में। तो स्पीड हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में नापेंगे तो भी मीटर पर सेकंड में नापेंगे, और मीडियम में नापेंगे तो भी मीटर पर सेकंड में, तो दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे। अगर कोई चीज रेशियो हो और ऊपर नीचे सेम चीजें हो, सेम चीजों का रेशियो हो, अगर कोई चीज जो है सेम चीजों का रेशियो है, ऊपर भी स्पीड लिखी है नीचे भी स्पीड लिखी है, ऊपर मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड लिखा है, दोनों कट जाएंगे तो यूनिट तो बनेगी नहीं इनकी। तो लिखेंगे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है समझ में? अरे हाँ कि ना? अरे यहाँ तक की बात समझ में आई तो मुझे एक बार बताओ, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन देखता हूँ, अगर ऊपर ही मिल जाए तो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का तो बताएंगे मुझे। ठीक है, एक चलो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसका बड़े ध्यान से आपको देना आंसर। कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें? एक तो ना अपने वाले में तो पड़े थे घर पे, गूगल क्रोम दिख रहा है कहीं? हम्म, ये रहा। पहले हम एक बार पीडीएफ भेज देते हैं किसी के पास।
ये क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। देखो, अरे यार ये कौन से आ गया। हम्म, इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसका पहला आप देखेंगे, ऑप्शन ए और बी पढ़ो और बताना कि दोनों सही हैं कि दोनों में से कोई एक सही है कि दोनों गलत हैं। हो सकता है कि सी और डी ऑप्शन अभी दिखाऊंगा मैं, अगले पेज पे है। इसने कहा है कि लाइट पासिस फ्रॉम ए मीडियम ए टू अनदर मीडियम बी विदाउट बेंडिंग एट द इंटरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना इंटरफेस यानी कि बिना बाउंड्री पर झुके गुजरता है, निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। यानी ये कह रहा है कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और बिना झुके यानी बिल्कुल सीधी निकल गई, तो ये जो है कब संभव नहीं है। देखो बड़े ध्यान समझना, वो पूरा पूछ रहा कि पॉसिबल कब नहीं होगा ऐसा। तो पहले ए और बी पढ़ो, बताओ कि दोनों में से कोई एक सही है कि दोनों ही गलत हैं, करना ये। तो उसने एक ऑप्शन दिया है, ए एंड बी हैव द सेम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस ओब्लिक्यूली। ए और बी का अपवर्तनांक समान है और प्रकाश इंटरफेस पर तिरछी यात्रा करता है। तो देखो ये बेटा बिल्कुल सही है। अगर आप मुझे अच्छी बताओ कि यहाँ पे लाइट मीडियम ए से मीडियम बी पे जा रही है, बड़े ध्यान समझना, मीडियम ए से बी पे जा रही है और ये कह रहा है कि जो दोनों मीडियम है उनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो सेम ही है। अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, दोनों के अगर अपवर्तनांक सेम है, तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि कोई मीडियम डेंसर कौन है, रेयर कौन है। भाई दोनों का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है, अगर इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एन और इसका भी एन है, अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। भाई लाइट कब अंदर की तरफ को झुकती, डेंसर मीडियम में, दूर हटती रेयर में। यानी ये बात तो सही है, पर हमें सही नहीं, हमें तो गलत ढूंढना है। तो जो सही है वो तो हमारा आंसर नहीं है। अब बी आ जाओ। इसने कहा कि ए एंड बी हैव द सेम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स ऑन द इंटरफेस परपेंडिकुलरली। ये कह रहा है कि जो है लाइट जो बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराई, इंसिडेंट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर, और ए और जो बी है दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है। अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है तो याद रखना, अगर बच्चा लाइट कभी परपेंडिकुलर टकराए तो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। जैसे मिरर वाले केस में, दर्पण में क्या होता था कि लाइट जब परपेंडिकुलर टकराती थी तो उसी मार्ग पर लौट जाती थी, क्योंकि मिरर तो अपारदर्शी है, ओपेक है, तो लाइट उसके आर पार तो जा नहीं सकती। तो जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो और अगर लाइट कभी परपेंडिकुलर टकराए तो फिर यह भी मैटर नहीं करेगा कि दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है कि अलग अलग हैं। दोनों के सेम हो तब भी बिल्कुल सीधी जाएगी, दोनों के अलग अलग हो तब भी सीधी जाएगी। अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और लाइट परपेंडिकुलर टकराए, तो अगर इनके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहे सेम हो चाहे इनके अलग अलग हो तो लाइट बिल्कुल सीधी निकलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब सी ऑप्शन पे आ जाओ। इसने कहा कि ए एंड बी हैव डिफरेंट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द इंटरफेस। तो ए और बी जो हैं इन दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, इसका n2 मान लिया, और लाइट कैसे गिर रही है, नॉर्मली। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर लाइट कभी परपेंडिकुलर बिल्कुल लंबवत टकराए तो फिर चाहे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो चाहे अलग अलग हो, लाइट बिल्कुल सीधी ही निकलेगी। ए और बी के अगर अपवर्तनांक सूचकांक अलग अलग हैं और प्रकाश जो है वो लंबवत रूप से इंटरफेस पर गिरता है तो तब भी वो सीधा निकल जाएगा। देखो लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है, नॉर्मल के नजदीक आएगी या दूर जाएगी वो तभी होगा। डेंसर मीडियम में नजदीक, सघन में, रेयर में दूर हटेगी। रेयर में क्या हटेगी, दूर हटेगी। लेकिन अगर लाइट परपेंडिकुलर टकराए, चाहे दोनों मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो चाहे दोनों का अलग अलग हो, तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। डी ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड बी हैव डिफरेंट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फॉल्स ओब्लिक्यूली। ओब्लिक्यूली यानी कि किसी एंगल पर, ओब्लिक्यूली ऑन द इंटरफेस। देखो अगर ए और बी के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग, इसका अलग, यानी कि एक सघन है एक विरल है, अगर लाइट तिरछी यात्रा करे, अब लाइट सीधी नहीं निकल सकती, अब या तो लाइट नजदीक आएगी या दूर हटेगी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि यानी कि लाइट अगर तिरछी जाए, ओब्लिक्यूली किसी एंगल पर जाए, तो लाइट सीधी तभी निकल सकती है अगर दोनों मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो। जैसे कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ग्लिसरीन का भी है 1.5, तो लाइट सीधी निकल जाएगी। लेकिन जब लाइट गिरती है परपेंडिकुलरली, लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस वाले केस में चाहे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो चाहे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, लाइट बिल्कुल सीधी ही जाएगी, बस उसकी स्पीड बदल जाएगी। अगर अलग अलग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं, ज्यादा मीडियम में स्पीड ज्यादा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में कम हो जाएगी, कम वाले में ज्यादा। लेकिन अगर लाइट तिरछी यात्रा कर रही है और दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हों, तब सीधी नहीं निकल सकती,
तब बिना डेविएट हुए नहीं निकल सकती। भाई हम ये तो पढ़ रहे हैं, अगर आपने शुरुआत में ध्यान दिया हो, हम पढ़ी क्या रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। हमने पढ़ा था ना कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है तो सघन माध्यम में नजदीक आएगी और विरल माध्यम में लाइट क्या जाएगी, दूर। तो अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं तो फिर लाइट सीधी निकल नहीं सकती अगर वो तिरछी यात्रा कर रही हो। तो मेरे हिसाब से ये तो सब बच्चों को पता होता है कि लाइट नजदीक कब आएगी, दूर कब जाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएं, दोनों के अपवर्तनांक सेम हो जाएं, तो तिरछी यात्रा करते हुए भी सीधी निकल जाएगी। दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, परपेंडिकुलर वाले केस में सीधी निकलेगी। तो अगर लाइट कभी बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराए, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, तो लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अब ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इनके सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों केस में ठीक है ये। अरे यहां तक की बात समझ में आई सभी को? पहले बताओ मुझे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें, जो मैंने पूछा अभी है? ये चार जो मैंने आपको ऑप्शन बताए थे क्वेश्चन के, वो क्लियर है कि नहीं है? कि पहले केस में लाइट ओब्लिक्यूली तिरछी जा रही है, तब भी सीधी क्यों जा रही है? क्योंकि पहले वाले केस में दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम थे। दूसरे केस में परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर में तो सोचना ही नहीं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है कि अलग अलग बिल्कुल सीधी जाएगी। लेकिन डी ऑप्शन गलत क्यों था? क्योंकि वो इसलिए गलत था क्योंकि लाइट उसने कहा कि तिरछी जा रही है और अलग अलग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होते हुए भी सीधी निकल जाएगी। नहीं, फिर तो डेविएट होगी, या तो नजदीक आएगी या दूर जाएगी। ठीक है, चलो बाकी हम इसमें देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। आज शायद फ्राइडे है, हाँ, तो अब मिलेंगे मंडे को, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। पढ़ के आना अगली क्लास में, और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे अभी इसमें हम।